हाँ, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक बीएससी बीएड यूनिट फर्स्ट ईयर क्वांटम संख्याएं। पहली यूनिट है अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वांटम संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर है क्या। उसके बाद में हम बाकी चीजें देखेंगे कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो क्वांटम संख्याओं की, तो क्वांटम संख्या क्या है कि ऊर्जा के क्वांटीकृत मानों को, किसी कण के ऊर्जा के क्वांटीकृत मानों को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद में बात करते हैं कि सर ये क्वांटम संख्याएं, हमें पता चल गया कि ऊर्जा के क्वांटीकृत मान जो होते हैं उनको हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो इसके बाद में सर ये क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है। तो मैं बात करूं क्वांटम संख्याओं की, तो क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि क्वांटम संख्या टोटल होती है वो 4 प्रकार की होती है और चारों का अलग अलग यूज है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो मुख्य क्वांटम संख्या की अगर बात करें तो इसका मान 1, 2, 3, 4 या पूर्ण संख्या, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पहली बात तो ये, ठीक है। इसके बाद में बात करें कि सर आगे आप बताइए ये क्या है। ये है कि ये बोर मॉडल के मुख्य कोशों को दर्शाती है। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती किसके मान को है, बताती क्या है। तो बात करूं तो बोर मॉडल के मुख्य कोशों को, यानी कि अपने को पता है कि एक परमाणु होता है, उसके सेंटर में, केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कोश होते हैं। उन कोशों में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। नील्स बोर ने ये बात अपने को बताई थी और नील्स बोर ने ये भी बताया था कि जो कोश होते हैं उनके मान होते हैं वो क्वांटीकृत होते हैं NH/4π के पूर्ण गुणन के रूप में। ये बात अपने को नील्स बोर ने बताई थी। लेकिन अब यहाँ अपने को क्या बता रहा है, अपने पढ़ रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या है कि बोर मॉडल के मुख्य कोशों को दर्शाती है। कैसे दर्शाती है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखना जरूरी है कि मुख्य क्वांटम संख्या एक कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, कोश होते हैं सर, क्या होता है सेल, अरे जो परमाणु है अपना, एटम है, जैसे कि ये कोई परमाणु है अपना, इस परमाणु के सेंटर में बिल्कुल क्या होता है सर, नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस नाभिक के चारों ओर कोश पाए जाते हैं और उन कोशों को कुछ एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है। वो नाम भी आपने पढ़ेंगे कि उन कोशों को क्या कहते हैं। उन कोशों में इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक संख्या वैल्यू होती है, स्पेसिफिक संख्या होती है, उसी के अनुरूप पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पहले कोश में अपने 50 इलेक्ट्रॉन भर दें या दूसरे कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दें या तीसरे कोश में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर दें या किसी में 15 भर दें, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो 2n² के रूप में होती है। सर ये n क्या है, ये n है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इसको डिनोट करते हैं n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित हम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज अपने को पता चल गई कि सर 2n² क्या करेंगे हम, एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर n का मान हो 1, if n is equals to हो 1, जब n का मान 1 हो, यानी कि ये k सेल को डिनोट कर रहा है, यानी कि किसी भी परमाणु के लिए अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है, इसका मतलब उसमें टोटल 1 कोश होगी और उस कोश को हम कहेंगे k सेल या k कोश। और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे कि सर आपने तो भी फॉर्मूला बताया है 2n²। तो यहाँ पे देखिए 2 × n सर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन k कोश में कितने भरे जाएंगे 2। इसी प्रकार से अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें l कोश होगी, दूसरी कोश जो होगी उसको l कोश कहेंगे हम, और उस l कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। अब बात करूंगा तीसरे कोश के लिए, तो उसको कहेंगे हम m सेल या m कोश और उसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बात करूं मैं जब
चौथे कोष के लिए तो इसको n सेल कहेंगे और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होगी वो होगी 32 आपकी। तो अब यहाँ से अपने को एक स्पेसिफिक पता चल गया कि K जो सेल है कि सर उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल है सर इसमें अधिकतम 8, M में 18 और N सेल में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब बात करूं कि सर मुख्य क्वांटम संख्या और क्या बताता है अपने को, और क्या बता सकती है मुख्य क्वांटम संख्या से और कुछ जानकारी। इसके अलावा ये जानकारी देता है कि मुख्य क्वांटम संख्या है वो हमें परमाणु के आकार के बारे में कैसे, अरे जितनी ज्यादा सेल होगी, अब मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या है टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाभिक और नाभिक के बाहर जो K सेल होती है वो एक ही सेल होती है और उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बात करें जैसे जैसे कार्बन के लिए, तो कार्बन की मैं बात करूं तो सर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हमने पढ़ा है कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए ऐसा पढ़ा है, यानी कि सेल 2 हो गई क्या, अरे 2 सेल हो गई तो परमाणु का आकार कितना हो गया, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हाइड्रोजन से हो गया ना। तो यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या अपने को क्या डिनोट करती है, क्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या इस बारे में बताती है कि जो परमाणु का आकार है उसके बारे में जानकारी देती है, और जितना ज्यादा मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा परमाणु का आकार उतना बड़ा होगा, यानी कि परमाणु का बड़ा आकार है वो मुख्य क्वांटम संख्या के उच्च मान का द्योतक है। यहाँ पर अपनी मुख्य क्वांटम संख्या कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। हाँ तो देखिए आगे करते हैं। अपने ने प्रिंसिपल क्वांटम संख्या पढ़ ली थी, मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ ली थी। अब इसके बाद में अपने पढ़ेंगे क्या, दूसरी क्वांटम संख्या जिसको हम कहते हैं ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो सर इसको डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, ठीक है सर। उसके बाद में ये बताती किसके बारे में है, यह मुख्य कोशों से संबंध उप कोशों को दर्शाती है, यानी कि जो सेल होती है उनमें जो सब सेल पाई जाती है, जैसे KLMN सेल होती है। उसके बाद में आपने पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा 11th-12th में कि SKDF ऐसे भी कुछ बला आती है परमाणु में, उसको क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। यानी कि जो ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या है या एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये क्या बताती है, ये मुख्य उपकोषों के बारे में बताती है, यानी कि जो कोष है उसके साथ साथ उसके संबंध उपकोष कौन कौन से हैं, यानी कि कब कौन सी परमाणु में तो S उपकोष पाया जाएगा, कौन सी में P, कब D और कब F उपकोष पाया जाएगा, उसके बारे में ये बताती है। इसके मान है वो किस पे निर्भर करते हैं, इसके मान मुख्य क्वांटम संख्या N पे निर्भर करते हैं। इसके मान किस पे निर्भर करते हैं, N पे। N क्या है अपनी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। उसके बाद में मैं अगर बात करूं इसके कुल मान कितने होते हैं, जैसे कि सर आपने हमें बताया था मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताया था, और आपने ये बताया था कि सर मुख्य क्वांटम संख्या के मान पूर्ण संख्या हो सकते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसके भी कुछ मान होते होंगे। तो इसके मान क्या है कि कुल मान होते हैं 0 से लेकर के n-1 तक, 0 से लेकर के n-1, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे 0 से n-1 का मतलब ये है कि जैसे किसी परमाणु के लिए n का मान 1 है तो उसके लिए l का मान निकालेंगे, तो l का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि n-1 करेंगे, यानी n-1 कितना हो गया 0, और 0 से स्टार्ट करते हैं तो दोनों ही 0, यानी कि l का मान हो गया n बराबर 1 के लिए 0। सर n बराबर अगर 2 हो तो, अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान 2 हो तो क्या बोला है कि कुल मान 0 से शुरू होते हैं n-1 तक होते हैं, यानी कि एक तो 0 हो जाएगा, एक n-1 यानी कि सर n में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 2 में से 1 माइनस गया, 1 बच गया, यानी कुल मान हो जाएंगे 0 और 1। ये क्या लिख दिया सर आपने उपकोष, अरे जब l का मान 1 है तो यानी एक संख्या एक नहीं है, कुल कितने हैं, जैसे यहाँ पे l के 2 मान है 0 और 1, तो यहाँ पे कुल मान तो एक ही है, वो क्या है 0, कुल मान 1 है तो उसमें टोटल उपकोष कितने होंगे, एक उपकोष, और सबसे पहला उपकोष कौन सा है, S। उसके बाद में जब मैं बात करूं L का जब 2 मान है 0 और 1, तो उसमें उपकोष कौन कौन से होंगे, S और P। जब n बराबर 3 तो 0 1 2, यानी कि टोटल कितने उपकोष, 3, S P और D। अब जब मैं बात करूं n 4 के लिए तो 0 1 2 3, ये तो मान हो गया L का, L यानी कि ड्यूगेंसी क्वांटम संख्या का,
और टोटल उपकोष कितने हो जाएंगे, एस पी डी और एफ, यानी कि टोटल कितने उपकोष, 4 उपकोष उसमें हो जाएंगे। अब मैं बात करूं इसके लिए कि ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ये बताता किसके बारे में है और क्या जानकारी दे सकता है, तो एक जानकारी और देता है कि ये किसी भी परमाणु की या कक्षक की आकृति के बारे में बताता है, किसी भी परमाणु के कक्षक की आकृति के बारे में। आकृति के बारे में कैसे बता सकता है कि आकृति कैसी होगी, अरे आकृति के बारे में पढ़ा नहीं क्या, 12th क्लास में पढ़ के आए हैं ना सर। एस की बात करूं तो एस का आकार कैसा होता है, डबलाकार, गोलाकार, सॉरी माय बैड। एस का आकार कौन सा होता है, गोलाकार। एस का आकार कौन सा होता है, गोलाकार। सर पी का, अरे पी का आकार सर डबलाकार, पी का आकार कौन सा, डबलाकार। और डी का, अरे डी का आकार आपको पता नहीं है क्या, डबल डबलाकार। कौन सा, डबल डबलाकार, डबल डबलाकार। तो सर 3 को हो गए। एफ का आकार कैसा होता है, एफ का आकार होता है जटिल प्रकार का। कौन सा, जटिल, जटिल प्रकार का। यानी कि जो मुख्य क्वांटम संख्या के बाद में दूसरी क्वांटम संख्या है द्विगुणित क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये अपने को किसके बारे में बताती है, किसी भी परमाणु के कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। और वो आकृति किस हिसाब से, क्योंकि ये उपकोष के बारे में बताएगी कि उसमें उपकोष कौन कौन से होंगे, और उपकोषों के आधार पर आकृति का पता चल जाता है। क्योंकि एस उपकोष की आकृति गोलाकार, पी की डबलाकार, डी की डबल डबलाकार, और एफ की कौन सी आकृति होती है, एफ की आकृति होती है जटिल प्रकार की। अब ये अपनी एजीमुथल क्वांटम नंबर हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद में तीसरी क्वांटम संख्या जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं, तीसरी क्वांटम संख्या है अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। अब एम से डिनोट करते हैं तो इसके मान भी होने चाहिए। सर आपने अभी इसको बता दिया कि इसके मान एन पे निर्भर करते हैं द्विगुणित क्वांटम संख्या के, तो इसके मान भी तो किसी पर निर्भर करने चाहिए। कैसे पता करेंगे इसके मान क्या होंगे, तो इसके मान है वो एल पे निर्भर करेंगे। कौन सी पे, एल पे। यानी कि जो 2 नंबर क्वांटम संख्या है उसके ऊपर इसके मान क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। कैसे करेंगे कि इसके जो कुल मान होंगे वो 2l+1 होंगे। 2l+1 का क्या मतलब कि अगर l का मान 1 है तो टोटल मान होंगे 3, अगर l का मान 2 है तो टोटल मान होंगे 5, अगर l का मान 0 है तो टोटल मान होगा 1। किसका, m का। यानी कि मान निर्भर किसके ऊपर कर रहे हैं, सर बिल्कुल l के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। उसके बाद में सर ये दर्शाती किसको है, बताती किसको है, m बताता क्या है हमें, m यानी कि तीसरी क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या। सर ये हमें बताती क्या है, ये बताती है कि किसी भी कक्षक को दर्शाती है। यानी कि m का प्रत्येक मान एक कक्षक को दर्शाता है। यानी कि m के जितने मान होंगे उस परमाणु में उतने ही क्या होंगे, कक्षक होंगे। यानी कि कक्षक के बारे में ये हमें बताती है, जानकारी देती है। किस प्रकार देती है, देखेंगे कि m के मान -l से +l तक होते हैं। जो m के मान है वो -l से स्टार्ट होंगे और +l तक। कैसे कि अगर l का मान 2 है तो -2, -1, 0, 1 और 2, यानी कि सर -2 से स्टार्ट, यानी कि सर -l से स्टार्ट हुआ और कहां पे जाके +l पे जाके क्या हुआ, समाप्त हुआ। यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या की मैं बात करूं तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो मान क्या होते हैं, -l से लेकर के +l तक होते हैं। अब बात करूं कि l अगर 0 तो m का एक मान कौन सा, सर 0। l अगर 1 तो m के 3 मान, l बराबर 2 तो m के 5 मान। ठीक है, यहां तक अपने समझ में आ गया। तो सर इन मानों का करें क्या, अरे यही तो बताया है कि m का प्रत्येक मान एक कक्षक को दर्शाता है, एक कक्षक को दर्शाता है। तो सर m का मान यहाँ पे 0 है, एक ही मान है, एक ही मान है, तो ये कौन सी कक्षक को दर्शाएगा, तो ये s उपकोष के s कक्षक को दर्शाएगा। यानी कि s में टोटल कितने कक्षक, एक कक्षक। p में 3 होते हैं सर, कौन कौन से, px, py और pz। d में आपको पता ही होगा dxy, dyz, dxz, dx² - y² और dz²। d में टोटल कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। बात करूं s उपकोष की तो एक ही कक्षक होता है, s कक्षक।
पी उपकोष की मैं बात करूं तो टोटल 3 कक्षक होते हैं, कौन कौन से, px, py और pz। और बात करते हैं अपने d की, तो d में टोटल 5 कक्षक होते हैं, कौन कौन से, dxz, dxy, dyz, dx2 और dz2, टोटल 5 होते हैं। m का मान 1, s उपकोष का 1 s कक्षक, m के मान टोटल 3, -1, 0, 1, px, py और pz। p उपकोष के टोटल 3 कक्षक के बारे में बताता है। और अगर m का मान 5 आ रहा है, 5 संख्या नहीं आ रहा है, टोटल मान 5 आ रहे हैं, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2, तो ये किसके बारे में दर्शा रहा है, dxy, dyz, dzx और d के 5 कक्षकों के बारे में दर्शा रहा है। ऐसे ही अगर आगे चलेंगे तो l बराबर 3 लेंगे तो m के टोटल 7 मान आएंगे और वो 7 मान f के 7 कक्षकों के बारे में हमें बताएंगे। तो यहां तक अपने टोटल 3 क्वांटम संख्या हो चुकी है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या और ये थर्ड वाली चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब एक छोटी सी है लास्ट वाली क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके मान 2 ही होते हैं, या तो -1/2 या +1/2, उसके बारे में अपने पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना एक ही बचा है, उसके बाद अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। हाँ, तो पढ़ते हैं अपने लास्ट चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। होती क्या है कि चक्रण क्वांटम संख्या हमें बताती क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि इसके कुल मान कितने होते हैं, इसके कुल मान 2 होते हैं, टोटल मान ही इसके 2 ही होते हैं। निर्भर किस पे करते हैं, चक्रण पे। किसके चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण पे। मान होते क्या क्या है, -1/2 और +1/2। तो सर 2 मान आपने बता दिए, -1/2 बता दिया, दूसरा बता दिया आपने +1/2, है ना। तो सर कब तो मान -1/2 होगा और कब +1/2 होगा, इसके लिए कोई शर्त, इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है भाई। इसके लिए शर्त सिर्फ यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज हो रहा है और उसके लिए अगर स्पिन क्वांटम संख्या का मान -1/2 है तो दूसरे के लिए +1/2 होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का चक्रण एंटी क्लॉकवाइज वाले के लिए मैंने -1/2 बोल दिया तो दूसरे के लिए क्या होगा, +1/2। कि सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, कहना क्या चाह रहे हो आप कि कब माइनस कब प्लस। अरे माइनस प्लस कब होगा ये डिपेंड करेगा चक्रण पे, यानी कि अगर मैंने क्लॉकवाइज वाले को अगर -1/2 बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज वाला +1/2, और अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज वाले को -1/2 बोल दिया तो क्लॉकवाइज वाला +1/2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे सर, क्या चक्रण, क्या बता क्या रहे हो आप, देखो बोर्ड पे, ये है एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभि के चारों ओर, ये नाभि है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल सर, ये हमने भी पढ़ा है, लगाता है। अरे ये लगाता है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा क्या कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो 1 साल कंप्लीट होता है, लेकिन अपने अक्ष पे जब घूर्णन करती है तो 1 दिन यानी कि 24 घंटे कंप्लीट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भी उसी प्रकार से करता है गति। कैसे कि ये नाभि के चारों ओर चक्कर तो लगाता है निश्चित कक्षाओं में, लेकिन ये खुद चक्रण भी करता है, अपने अक्ष के ऊपर भी घूमता है। तो अब जब आप यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अरे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, अरे सर ये घड़ी होती है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 बज रहे हैं, ये 9 और 3, सर घड़ी की सुई इस प्रकार चलती है। तो अगर ये घड़ी की सुई की दिशा में होता तो इसको बोलता मैं क्लॉकवाइज। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण घड़ी की सुई की दिशा में है तो इसको मैंने बोल दिया क्लॉकवाइज। सर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे थोड़ी घूमती है, ये घूम रहा है, यानी कि सर एंटी क्लॉकवाइज। या अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल दूं कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 है तो आप बोल दोगे कि सर क्लॉकवाइज के लिए +1/2। अगर मैं बोल दूं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 है तो आप ऑटोमेटिक बोल दोगे कि सर -1/2 होगा क्लॉकवाइज के लिए। सर ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे? अरे ऐसे इसलिए क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम कितने, सर अधिकतम तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, तो आपने ये नहीं पढ़ा क्या, ऐसा डायग्राम सा, ये कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दर्शाते क्या? ये इसीलिए तो दर्शाते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी किसी भी
इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो उसकी चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती, लास्ट में जाके स्पिन क्वांटम संख्या तो अलग होगी ही होगी, चक्रण उसका अलग होगा ही होगा। तो इस प्रकार एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों का चक्रण विपरीत होता है। मान लीजिए एक का अगर दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज है तो दूसरे का ऑटोमेटिक ही एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और क्लॉकवाइज के लिए अगर मैं -1/2 लेता हूं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं स्पिन क्वांटम संख्या +1/2 लेऊंगा। ये है अपनी चौथी क्वांटम संख्या। चारों क्वांटम संख्या अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अपना ये टॉपिक जो क्वांटम संख्या था ये भी कंप्लीट हो चुका है।